अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा। हथियार और औजार अपने पास रखे जनाब, हम तो वो जमात हैं जो खंजर नहीं कैमरे से चोट करते हैं। कैमरा हमारी यादों को संजोने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। फोटो उन परिस्थितियों को जीवंत कर देता है जो हमारी यादों में होती हैं। और बात करें मीडिया की, तो बिना कैमरा मीडिया की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। आज हमारे साथ ऐसी ही खास शख्स जुड़ी हैं जो इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर फोटो जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने संघर्ष कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है और आज पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की है। उस खास शख्स का नाम है जोया थॉमस लोबो। नमस्कार, मैं हूं आरजे वर्षा और आप सुन रहे हैं अरपा रेडियो 90.8 FM। जोया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। आपने मुझे अरपा रेडियो स्टेशन के इस खास मुलाकात में आपने मुझे शामिल होने का मौका दिया और मैं उन सभी की भी शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इस रेडियो इंटरव्यू के माध्यम से सुनेंगे। बिल्कुल। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में, आपके परिवार के बारे में। मेरा बचपना कुछ उतना खास नहीं रहा है, जैसे कि हम हमेशा सुनते हैं कि स्टोरीज में और इसमें कहा जाता है अ बेबी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ और गोल्डन स्पून इन हिज माउथ। तो हमारा तो वैसा कुछ नहीं था। एक मिडिल क्लास फैमिली में छोटे से बड़े हुए। पापा एक बिल्डिंग के वॉचमैन थे और मम्मी एक डोमेस्टिक वर्कर थी और उसी से हमारा जो कुछ है घर गुजारा चलता था। एंड 11 की उम्र में मुझे अपने बारे में पता चला कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, एंड उसके आगे जर्नी चलती रही। लाइफ उतनी इजी नहीं थी बट चल रही थी। एक बहन थी, बड़ी बहन। तो ये ऐसा हमारा बचपना रहा है। ओके, आपसे जानना चाहेंगे जोया कि आपके परिवार में आपके करीब सबसे ज्यादा कौन था और आप अपने परिवार के किस सदस्य के दिल के काफी करीब थी? जैसे देखने जाए तो हमारी बड़ी दीदी वो बहुत मेरे दिल के करीब थी और मैं उनके दिल के करीब थी। हमारे दोनों के बीच में, हम भाई बहनों के बीच में बहुत बेइंतहा प्यार था, क्योंकि मैं बीमार भी होती थी तो मेरे बीमारी के टाइम पे मेरे को मतलब एक सादा सा बुखार आ जाए या कुछ आए पर मेरे को मेरी बहन मेरे नजदीक होनी चाहिए। तो उनसे बहुत लगाव था मुझे। और उनके अब ऐसा है कि उनकी शादी हो चुकी है, वो उनके फैमिली में सेट है। 11 साल से हमने एक दूसरे से अभी तक फिजिकली बात नहीं की है बट व्हाट्सएप के चैटिंग के थ्रू बात होती है। आफ्टर 11 years शी एक्सेप्टेड मी फॉर व्हाट आई एम, फॉर हु आई एम। ओके जी, समझ सकते हैं कि बहुत कठिन होता है कि जब पता चलता है कि हम आम लोगों से थोड़े अलग हैं। जोया, आपसे बात करते हैं कि आपको कब ऐसा लगा कि आप अलग हैं हम सबसे, या थोड़ा सा आपके शारीरिक हमारे में थोड़ी से चेंजेस हैं, कब आप कैसे फील? ये 11 साल के उम्र में पता चला और 18 साल के उम्र में मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया। ओके, तो Yes. आपको कैसा रहा, मतलब जब आपको फील हुआ कि आप अलग हैं और आप जब खुद को पहले की लाइफ से दूसरी लाइफ में जब आप अपने आप को बदल रही थी, तब का सफर आपका कैसा? देखिए, इस लाइफ में ऐसा होता है ना कि एक पल ऐसा होता है जहाँ पे हम उस पल को बहुत एंजॉय करते हैं, पर कुछ वक्त और पल ऐसे भी आते हैं कहीं पे हम अपने आप को कोसते भी है। हम हमारे अपने आप को बहुत खुरेदते हैं कि अरे ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ये मुझे ही ऐसा क्यों मिला। वो लाइफ के एक फेज होते हैं जहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती है जो सामान्य इंसान के लिए हमेशा है, पर हमारे लिए वो चीजें नहीं है, होके भी ना के बराबर है उन चीजों में। जैसे कि आप देखिए कि घरों के कुछ शुभ कार्य है, जैसे फैमिली फंक्शंस है, फैमिली गेट टुगेदर है, या जो कोई XYZ फैमिली फंक्शंस है, हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। हमारे अपने फैमिली फंक्शंस में हमें इन्वॉल्व होने नहीं मिलते, क्योंकि
वहां पे हमें हमेशा एक चीज से टोका जाता है, नहीं तेरे वजह से हमारा नाम बदनाम होगा। अरे मुझे ये सवाल पूछना है इस सोसाइटी से कि हम्म। अपने घर में अगर कोई बच्चा मेंटली हैंडीकैप पैदा होता है या फिजिकली हैंडीकैप पैदा होता है या वो उसे दिखता ही नहीं है, वो अंधा है, तो ये उसका प्रॉब्लम है या ये नेचर का गिफ्ट है? हम तो उसे नेचर का गिफ्ट समझ के एक्सेप्ट करते हैं, राइट? हम उस बच्चे को दूर नहीं करते हैं, बराबर? तो हम्म। ये बच्चे को अगर वो नेचर का गिफ्ट मिला है तो उससे क्या तकलीफ होगी? मुझे एक और बात नहीं समझते फैमिली वालों की, जब उन्हें पता चलता है उनका बच्चा मेंटली या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, क्या वो उस टाइम पे उस बच्चे को थेरेपिस्ट के पास ले जाते हैं? क्या उस बच्चे को वो उस टाइम पे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं? नहीं। पर नहीं। उनको जब पता चलता है कि उनका बच्चा ट्रांस है या LGBTQI समुदाय से है, तो आप उनको उन थेरेपिस्ट और उन ऐसे लोगों के पास ले जाते हो जहाँ पे आपका वेस्ट ऑफ मनी है। हालांकि उन वेस्टेज ऑफ मनी को उधर वेस्ट करने से अच्छा आप उनके एजुकेशन पे लगाइए, तो वो भी पढ़ लिख के आगे बढ़ पाएंगे और सोसाइटी में अपना नाम बनाएंगे। बिल्कुल, मैं इस सोसाइटी से, हमारे जो लिसनर्स हैं ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनसे बिल्कुल आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही जोया कि बच्चा यदि बीमार होता है तो हम उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। बच्चे का यदि वो अपंग होता है फिर भी परिवार उस बच्चे के साथ में खड़ा होता है। पर ये बात बिल्कुल सोचने वाली है कि यदि फैमिली को पता चलता है कि उनका बच्चा ट्रांस है या नॉर्मल बच्चों से अलग है, तब परिवार जो है क्यों ऐसा सोचता है कि नहीं, इनकी वजह से हमारी फैमिली का जो है नाम खराब होगा। और बच्चा यदि लड़के के रूप में या लड़की के रूप में अपने आप को एक्सेप्ट करता है तो उसे पूरी आजादी दी जानी चाहिए और परिवार को उनके साथ में खड़ा होना चाहिए कि हमारा बच्चा जैसा भी है वो हमारा बच्चा है। बिल्कुल सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं सोसाइटी में, ऐसे बहुत से परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बिल्कुल ट्रांस के रूप में एक्सेप्ट किया है और जिन भी बच्चों के साथ में परिवार ने साथ दिया है, आज उनका भविष्य बहुत अलग है और बहुत ही सुनहरा उनका जीवन जो है वो आज अपनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, जो ट्रांस जो है जिनके साथ में उनका परिवार का सपोर्ट रहा है। तो मैं सोसाइटी से बिल्कुल कहना चाहूंगी कि भाई यदि वो भी एक आम इंसान है और उन्हें भी आप एक्सेप्ट करें अपने बच्चे की तरह, उन्हें बिल्कुल ऐसा छोड़ ना दें लावारिस की तरह। और बिल्कुल ये ना सोचें कि वो हमारा घर का नाम उनकी वजह से बदनाम होगा। बिल्कुल नहीं। आप समाज में बदलाव यदि आप सोचेंगे, यदि एक भी जिनके घर में भी ऐसे बच्चे पैदा होते हैं और वो अपने आप को लड़का या लड़के के रूप में यदि अपने परिवार को अपनी बातें कहते हैं तो वो बिल्कुल उन्हें एक्सेप्ट करें, उनका साथ दें। जोया, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको कब लगा कि आप फोटोग्राफी में ही अपना कैरियर बनाना चाहिए? और भी बहुत से कैरियर के तो बहुत सारे ऑप्शन है, बट आपने फोटोग्राफी ही क्यों चुना? मैंने फोटोग्राफी को, देखिए, मैंने अपना करियर पार्ट नहीं पहले चुना था। हाँ। मुझे एक्चुअली लाइफ में एज अ म्यूजिशियन होना था। ओ या मैं AR रहमान, अजय अतुल, इनकी बहुत बड़ी फैन रह चुकी हूँ। ओके। तो उनकी फैन अभी भी हूँ, इनफैक्ट ऐसी बात नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कोई भी म्यूजिक कॉन्सर्ट होता है तो उसमें म्यूजिशियन बड़े बड़े म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है, राइट? तो एक दिन ऐसा दिमाग में बात आई कि ये लोग कर सकते तो जोया क्यों नहीं? बिल्कुल। ये लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं? हम भी तो कर सकते हैं वो, बस हमें सीखना है, राइट? तो मैंने ट्रेन में दिवाली के टाइम पे जो पैसे मांगे थे ना, उन पैसों को जमा करना स्टार्ट किया। ओके। कम से कम उस टाइम पे कुछ 20 से 30 हजार रुपए हाथ में जमा हो गए थे। हाँ। थोड़ी बहुत सेविंग्स करके। एंड जब मैं एक दिन मार्केट गई वो इंस्ट्रूमेंट के बाय करने, तो मुंबई में बहुत बड़ा फेमस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट शॉप है जिनका नाम है फोटाडोज। तो उनके यहाँ जब मैं गई तो वहां के कुछ कर्मचारियों ने मेरे साथ अलग व्यवहार में बर्ताव किया, पर मैं वहां से भी निराश ना होते हुए आगे निकली, दूसरे दुकान को खोजा और मैंने वहां से अपना एक बेसिक वायलिन तो परचेस कर लिया। उसी के साथ साथ जब मैं आगे बढ़ी तो मैंने एक सेकेंड हैंड कैमरा शॉप देखा और वहां पे मैंने अपना फर्स्ट कैमरा बाय करके एक नॉर्मल फोटोग्राफी करना स्टार्ट की। ओके। तो आपकी ऐसी कौन सी पहली फोटो थी जिसे आपने देख करके लगा कि
वैसे आपने बहुत सी फोटो अपनी क्लिक की होंगी, बट उसमें से ऐसी कौन सी फोटो है जो आप जब भी उस फोटो को देखती हैं तो आपको मतलब कुछ यादें आपकी ताजा हो जाती हैं? मुझे थोड़ा हाइट फोबिया है, मैं हाइट फोबियाटिक पर्सन हूँ थोड़ा सा। ओके। तो एक हमारे यहाँ पे मैसिव फायर हो गया था स्क्रैप मार्केट में, और उसकी खबर मुझे मिल गई थी। तो मैं वहां भागते हुए कैसे वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद लेके पहुंची, और सीन ऐसा हो गया कि उस टाइम पे मैं 2 कैमरा बॉडीज हैंडल कर रही थी। एक अपना था और एक मेरे फ्रेंड का था, जो मैंने जानना था ये टेक्नोलॉजी क्या है। ओके। कैमरास में हर एक अलग अलग फीचर्स होते हैं, तो हाँ। वो फीचर भी जानना था मुझे, वो वो पर्टिकुलर मॉडल मेरे को जानना था। तो ओके। उस कैमरा में मैं सच बता दो, सिंगल पॉइंट बैटरी और सिंगल फ्रेम बची हुई थी मेमोरी में। पूरा मेमोरी फुल हो गया, ओनली 1 फ्रेम बचा था, और मैंने वो फोटो क्लिक कर लिया। उस टाइम पे वहां वो जो फायर लगी थी, वहां से ऐसा काला धुआं निकल रहा था, और कुछ बर्ड जैसे फ्लाई होते हुए जा रहे थे वहां से, यानी क्रो या पिजन मैं बोल सकती हूँ। वो फ्लाई होते हुए जा रहे हैं, और बैकग्राउंड में फायर फाइटर्स वो आग को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे थे। ये मैंने पिक्चर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आके मैंने कॉपी किया उसे, एंड हल्का उसे क्रॉप करके एडिट करके मैंने अपने इंस्टा पे पोस्ट किया। जब वो इंस्टा से फेसबुक पे अपलोड हुआ, मुझे नहीं लगा था कि ये फोटो मेरा बेस्ट रहेगा या क्या रहेगा, बट जब वो ही फोटो को हमारे एक सीनियर ने फेसबुक से उठा के ग्रुप में पोस्ट किया और लिखा, जोया दिस इज द गुड पिक्चर ऑफ द डे, उस टाइम पे मन को बहुत समाधान मिला, बहुत पावर मिली, एक सपोर्ट मिला कि हाँ, आई कैन डू मोर बेटर देन दिस। ओके। मतलब यस। कहते हैं ना कि एक तो आप मेहनत कर रही हैं, साथ ही साथ जब हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमें खुद को पता नहीं होता है कि कब हमारी जिंदगी जो है वो टर्न ले लेगी। यस तो यस ऐसा ही कुछ आपका वो जो फोटो है वो आपका एक बहुत अच्छा जरिया बनी आपके कैरियर में, कह यस। सकते हैं एक और एक और एक और फोटो है, एक और हाँ। फोटो है, उसके बारे में बताना चाहूंगी हाँ, कि बिल्कुल। देखिए, मैं मेरे स्कूल टाइम्स में ना, मैं एमएफ हुसैन जी की बहुत बड़ी फैन थी। ओके। तो मेरे को उनकी पेंटिंग्स जो होती है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स, बहुत पसंद थी। हाँ। और फोटोग्राफी के बारे में भी थोड़ा बहुत मालूम था, पर फोटोग्राफी है कि एक्चुअल में ये नहीं मालूम था, ओके। डीपली नहीं मालूम था। तो फोटोग्राफी और पेंटिंग के जब एग्जीबिशंस होते थे मुंबई में, जो मुंबई की फेमस आर्ट गैलरी है जहांगीर आर्ट गैलरीज, हाँ, बिल्कुल। वहां पे, तो वहां एग्जीबिशंस होते थे, तो वो हमेशा देखने के लिए जाने के, बट सोचते थे ना कि यहाँ क्या हमारा लक हमें ले आएगा, क्या हमारी लगेगी क्या फोटो। बट यस, बोलते हैं ना कि शाहरुख खान ने कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि वो खुदा भी खुद राजी हो जाए तुझे वो चीज दिलाने के लिए। हाँ। राइट। बिल्कुल। आई एम सॉरी अगर मैंने कोई रॉन्ग डायलॉग बोला हो तो, नो। बट दिस थिंग केम ट्रू। मैंने हाल ही में गए साल पीएसआई, फोटोग्राफी सोसाइटी ऑफ इंडिया में मैंने मेंबरशिप लिया, वाओ। और मैं फर्स्ट टाइम कोल्हापुर में एक यात्रा होती है जिसका नाम है पठान कड़ौली यात्रा, यानी वो पठान कड़ौली जो गांव है वहां पे विट्ठल भीरदेव जी की यात्रा होती है। जी। उस यात्रा का जो फोटो मैंने निकाला, मेरे कुछ 10 फोटो में से वो एक फोटो सिलेक्ट हुआ, और वो जहांगीर आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन में लगा, एंड दैट वाज द अगेन सेकंड बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी इन माय लाइफ। वाओ, दैट्स अ ग्रेट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। ये बिल्कुल, जब आप किसी चीज को करने की ठाने और आप जब मेहनत करते हैं तो बिल्कुल आपका सपना जो है वो पूरा होने से ना कोई नहीं रोक सकता, जिसकी आप एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। तो जोया, आपसे एक जानना चाहेंगे कि अब जब आपने अपने सपनों को काफी हद तक पूरा कर चुकी हैं, और आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप इस मुकाम पर नहीं पहुंची थी, हाँ हाँ। उस समय आपका इस जिंदगी को, इस दुनिया को देखने का नजरिया कैसा था, और अब आप जब अपने सपने को काफी हद तक साकार कर चुकी हैं तो अब दुनिया को देखने का आपका नजरिया कैसा है? देखिए, दुनिया हमें तब भी उस नजर से देखती थी, दुनिया हमें आज भी उसी नजर से देखती है। जहां तक लोगों को मालूमात है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, जो लोगों ने मेरे आर्टिकल्स पढ़े हैं या जो लोगों ने मेरे यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, तो वो मुझे जानते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो आज भी हमें उसी नजर से देखते हैं। मैं एक किस्सा बताऊंगी आपको, जैसे आपने ये सवाल किया कि मुझे एक फास्ट फूड शॉप का मैं नाम नहीं ले लूंगी,
बट वो बहुत फेमस फास्ट फूड शॉप है, तो उधर मुझे जाना था कुछ बाय करने एज अ पार्सल, और मैं साड़ी में थी। मुझे लिटरली गार्ड ने दरवाजे पे रोक दिया था, ओह। मुझे अंदर जाने नहीं दिया। ही थॉट दैट मैं मांगने आई हूँ, और जब मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे खरीदना है, बोलता है नहीं नहीं चलो चलो आगे चलो। ये बात हुई थी। उस टाइम पे मुझे अपनी रियलिटी रिवील करनी पड़ी। लकीली उस टाइम पे मेरा प्रेस आईडी मेरे पास था, मेरे को अपनी रियलिटी रिवील करनी पड़ी, और उसके मैनेजर को बुलाना पड़ा कि यही तुम्हारे सर्विस प्रोवाइडर्स को, तुम्हारे गार्ड्स को और अन्य लोगों को यही तुम सिखाते हो क्या, बताते हो क्या। देखिए लोगों में अभी भी वो सेंसिटाइजेशन नहीं है ओके। ट्रांस कम्युनिटी को लेके। लोगों में वो सेंसिटाइजेशन होना चाहिए अभी भी हमारे को लेके, क्योंकि जब तक उनमें सेंसिटाइजेशन नहीं होगा तब तक हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल, मतलब मुझे भी ये चीजें समझ नहीं आती हैं कि देखिए कानून अधिकार देना और मिलना ये बहुत आसान है कि चलो हमको बोलने का अधिकार है, हमको एक अहम जिंदगी जीने का अधिकार है, हमको रिजर्वेशन मिल गया है, आज सारी छूट हमको मिल जाती है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसे एक्सेप्ट करना, उसे नॉर्मल जिंदगी में पन्ने में बहुत सारी चीजें जो है, आप लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, बट लोग आज भी उन अधिकारों को नजरअंदाज करते हुए आप लोगों की तरफ में जो थर्ड जेंडर है या फिर जो ट्रांस है उनके लोग इस सोसाइटी में हमें बहुत आसानी से बोलते हैं। जब हम सिग्नल पे या ट्रेन में मांगने जाते हैं तो लोग बोलते हैं आप काम क्यों नहीं करते हो। मुझे ये नहीं पता चलता कि ये सोसाइटी हमें वो मौका क्यों नहीं देती। हाँ, पर जोया मैंने ये भी चीज देखी है कि ऐसे बहुत से ट्रांसजेंडर हैं या फिर थर्ड जेंडर से मैंने बात की थी, तो मैंने बहुत से लोगों से जब बात की इस बारे में कि यदि आप लोग का जो पारंपरिक जो है, जो आप लोग शादियों में जाते हैं और जो पैसे आप लोग अपने जीविका चलाने के लिए जो मांगते हैं नाच गा कर, तो यदि आपको ऐसा मौका मिले कि आपको रोजगार की तरफ में, पढ़ाई लिखाई या शिक्षा की तरफ में आप लोगों को जाने का मौका मिले, नौकरी यदि आपको मिले, तो आप करना चाहेंगे? मैंने ऐसे बहुत से इंटरव्यू में ये मैंने क्वेश्चन किया था, तो बहुत से लोगों और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल भी हैं। आप देख सकते हैं कि लखनऊ का मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ कि लखनऊ में एक सर हैं, वो थर्ड जेंडर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समर प्यामी फाउंडेशन है जो थर्ड जेंडर के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनके अधिकार के लिए लड़ रही हैं, तो उस नाम नहीं मैं लेना चाहूंगी, बट उन्होंने ना एक थर्ड जेंडर कम्युनिटी के एक किसी व्यक्ति को जॉब दिलवाई थी। ठीक है, 15 दिन 1 महीना में उनकी जो सैलरी थी वो 10,000 थी। ठीक है, तो 10,000 उनको सैलरी थी, तो उन्होंने बहुत मुश्किल तरीके से उन्होंने वो जॉब को कंप्लीट की 1 मंथ। देन जब उनको 10,000 की सैलरी जब उनके हाथ में आई, तो उन्होंने वो जॉब छोड़ दी। बिकॉज जब उनसे ये पूछा गया कि आपको जब इतनी अच्छी जब आपको जॉब मिल रही है, आपको जो आपका जो रोजगार का जो है चेंज हो रहा है जब आपका, तो वो पढ़ी लिखी थी, ट्रांस जो है वो पढ़ी लिखी हैं, तो उनको जब मौका मिला पैसे कमाने का, इज्जत से, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको समझ नहीं आता है कि आपको लोग रोजगार क्यों नहीं देते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आप लोगों को रोजगार देते हैं, फिर भी ऐसे बहुत से कम्युनिटी के लोग हैं जो जॉब नहीं करते। उनका ये कहना था जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों ये नौकरी छोड़ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं जब 5 दिन नाच गा करके 20,000 रुपए कमा सकती हूँ, तो 1 महीना इतना मेहनत में क्यों करूँ 10,000 के लिए। देखिए आज मैं बताती हूँ आपको, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें वो शुरुआत से उसी चीज में डाला गया। यू गॉट माय पॉइंट। देखिए एक आधे ट्रांस को उसके घर से ही वो एक अच्छी शिक्षा मिलती है। एक बच्चे को, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, एक बच्चे को हम अपने घर से एक अच्छी शिक्षा देते हैं, राइट। उसको केजी से लेके हम प्राइमरी से लेके हम सेकेंडरी से लेके कॉलेज के बाद क्या, उसको कॉलेज के बाद डिग्री मिलने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज, राइट। और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बाद में भी वो अपने एक यंग जनरेशन के दोस्तों के साथ उठ बैठ सकता है, घूम फिर सकता है, राइट, बराबर है। बट हमारी लाइफ में कैसे हो जाता है, बहुत सारे ऐसे यू टर्न्स है, बहुत सारे ऐसे राइट और लेफ्ट टर्न्स है ना हमारी लाइफ में, जो हमें उन चीजों के तरफ वो फोकस करने पे कमजोर कर देते हैं, कर देते हैं। हाँ, उस प्रॉपर वक्त में जब मैंने रिवील किया कि मैं ट्रांस हूँ या मैं LGBTQI से हूँ, मैं गे हूँ, सो व्हाट, इट्स नॉर्मल। फैमिली पीपल शुड एक्सेप्ट दैट थिंग।
उसके एजुकेशन को उसको बढ़ाने देने का मौका देना चाहिए, उसको उसके साथ एक अच्छा बिहेव करना चाहिए, ना कि उसे बुली करना चाहिए, ना कि उसे छेड़ना चाहिए। अगर एक आधे इंसान को आप छेड़ोगे, सताओगे, बुली करोगे, तो देखो अगर वो बच्चा शांत है, वो झूठ नहीं बोलता है, पर आप उसके ऊपर इल्जाम डालते जाओगे तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, एक दिन वो बच्चा एक सच को झूठी छुपाने के लिए 100 झूठ बोलेगा। बिल्कुल आई एक्सेप्टेड इज इट? या एम आई रॉन्ग? राइट? तो ये ऐसे ही होता है ना कि हमें वो एक एज में एजुकेशन का बैर नहीं मिलता, फैमिली की वो एक बोलते हैं ना, वो जो शिक्षा है या वो जो संस्कार है या वो अपब्रिंगिंग है वो नहीं मिलती। राइट? हम उसी चीजों को लेके इतना मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं कि ये सोचते हैं कि चलो मैं नाचने जा रही हूँ ना, आज अगर मुझे इधर से इतना मिल रहा है, ठीक है, मैं वो लेके अपना गुजारा करूंगी। कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बट वो स्टाफ उधर का उनके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है क्या? राइट? वो बिल्कुल स्टाफ उनको अच्छे से रख रहा है क्या? उन्हें वो प्रॉपर फीमेल वॉशरूम में जाने के लिए दिया जा रहा है क्या? ये भी तो चीजें देखनी चाहिए ना। इज दैट पर्टिकुलर कंसल्टेंसी इज अ LGBTQI फ्रेंडली? बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही। बस नहीं, आपने जैसे ये कहा ना, इसलिए जस्ट ये किस्सा, क्योंकि थर्ड जेंडर के लिए मेरी एक इच्छा होती है कि एज अ RJ, एज अ राइटर, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ अभी, मैं चाहती हूँ कि हम अपने इंटरव्यू के माध्यम से जो है आपकी बात लोगों तक और लोगों की सोच जो है बदलने की एक मेरा देखिए, इस इंटरव्यू के माध्यम से हाँ जी नॉट ओनली वर्किंग कंसल्टेंसीज बट ऑल प्लेसेस शुड बी LGBTQI फ्रेंडली। वहां पे साफ बड़े शब्दों में लिखा रहना चाहिए, लाइक वेयर वी से दैट या आई एम अ प्राउड इंडियन, दिस दैट एंड ऑल, व्हाई कांट वी मेंशन वी आर LGBTQI फ्रेंडली? बिल्कुल राइट? या आप बोलते हो चलो हम हमारी आवाज एक बोल्ड आवाज है, लाउड आवाज है, हम अगर फीमेल टॉयलेट यूज करते तो ऑब्वियसली फीमेल को दिक्कत होगी। आपने फीमेल के लिए टॉयलेट बनाया, आपने जेंट्स के लिए टॉयलेट बनाया, आपने हैंडीकैप के लिए भी टॉयलेट बनाया, राइट? बिल्कुल तो आपने हैंडीकैप के व्हीलचेयर वाला सिंबल डाल दिया, आपने बिल्कुल फीमेल पे फीमेल वाला सिंबल डाल दिया, आपने जेंट्स पे जेंट्स वाला सिंबल डाल दिया। ओके, जी चलो आप हमें जेंट्स में मत जाने दो, आप हमें फीमेल में भी मत जाने दो, बट आप हैंडीकैप के व्हीलचेयर के बाजू में एक हाफ मैन एंड हाफ फीमेल वाला सिंबल को मर्ज करके तो लगा सकते हो, जहाँ पे हम उसे भी यूज कर सके, हम उसमें कंफर्टेबली वॉशरूम कर हमारे रेस्टरूम को यूज कर सके। बिल्कुल ये बहुत सी जगह पे ये प्रश्न उठाया गया है कि बहुत जगह ये मैंने भी ये बातें उठाई हैं कि एक यदि आप मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें देखी है कि यदि कोई ट्रांस थाने में भी यदि कोई रिपोर्ट करने के लिए जाता है तो उनकी रिपोर्ट्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं और उन्हें जो है भगा दिया जाता है। या चलो कहीं कहीं यदि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर यदि वो कोर्ट में जा रही हैं अपनी बात रखने के लिए, तो वहां पे भी ऐसे बहुत से मुद्दे मेरे सामने आए थे जहां पर मैंने भी ये बातें कही थी कि यदि उनको अरेस्ट किया जाता है किसी मुद्दों को लेकर के, तो वो कौन सा टॉयलेट जो है वो यूज करेंगे, या वो कहीं पे जाते हैं पब्लिक प्लेस में तो वो किस टॉयलेट का यूज करेंगे। तो हमने भी अपने प्रोग्राम के माध्यम से ये बातें बहुत बार उठाई हैं कि जो आप बात कह रही हैं ये बात हमने अपने प्रोग्राम के माध्यम से बहुत बार जो है सरकार से या फिर जैसा जैसा भी मौका मिलता है हम ये प्रश्न रखते हैं सरकार के सामने में कि आप लोगों के लिए भी, और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये चीजें ना तब नॉर्मल हो पाएंगे जब एक आम जनता जो है, एक हम सब में आपकी भी गिनती हो, है ना? जब लोग जो है, जब लोगों का नजरिया बदलेगा, जब वो आपको थर्ड जेंडर ना समझ के हम में से एक ही समझेंगे, तब शायद किसी चिन्ह की या किसी चीजों की जरूरत नहीं होगी, तब शायद 3 वॉशरूम ही होंगे, जेंट्स लेडीज, और तब जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप लोगों के लिए अलग एक वॉशरूम हो। बहुत जरूरी है कि लोग जो हैं अपना नजरिया बदलें। जोया, आपने इंटरव्यू के माध्यम से बहुत सारे आप क्वेश्चन रखे हैं और बहुत जरूरी है उन प्रश्नों पर। मैं सब क्वेश्चंस इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले हाँ हाँ सबसे एक आखिरी क्वेश्चन रखना चाहूंगी, बिल्कुल जो कि है एडॉप्शन। बिल्कुल अब ये एडॉप्शन का क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ अलग है। हाँ हाँ लोग सोसाइटी में पेट्स को अडॉप्ट करते हैं, लोग सोसाइटी में बच्चों को ऑर्फनेज से अडॉप्ट करते हैं। क्या हम्म, किसी ने कभी कोई ट्रांस को अडॉप्ट करने का सोचा?
बिल्कुल, अभी तक तो फिलहाल मेरी नजर में तो नहीं है। यस, लाइक सी, देखिए आज अगर हमें सोसाइटी अडॉप्ट भी करती है ना, तो देखिए हमें इस तरह से अडॉप्ट कीजिए जहाँ पे हमें आपका अपनापन मिले, जहाँ पे हमें आपका सपोर्ट मिले। वी वांट यू एज अ गार्डियन टू सपोर्ट अस इमोशनली एंड एनकरेज अस। वी वांट यू टू बी आवर गार्डियन इन अ सच अ वे वेयर वी कैन फील समवन इज देयर फॉर अस, who can be in a good and bad time with us to guide us emotionally and give us that strength. We are never behind your financial support or your financial strength, but we are strength in a such a way where we could get that encouragement and that strong support from you, that someone is there behind me who will support me and who will be as बिल्कुल, a strong pillar with me, वैसा। ये जोया आपने बहुत बड़ी बात कह दी, और कभी शायद ही किसी ने इस ओर सोचा होगा कि हम थर्ड जेंडर को भी अडॉप्ट करने का सोच सकते हैं। जो भी हमारे लिसनर्स ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगी कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कुछ हो, एक परिवर्तन हो। यदि जोया जी ने इतनी अच्छी बात रखी और इतनी अच्छा उन्होंने मुद्दा बताया है, मैं कोशिश करूंगी जोया कि मेरे साथ में या जब भी मुझे मौका मिले इस टॉपिक को लेकर के ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करने का और लोगों को अवेयर करने का, तो मैं और हमारा जो पूरा एफएम है वो कोशिश करेगा इस मुद्दे पर बात करने की, ताकि आपका जो सपना है, आपने अपने जो विचार रखे हैं कि क्या कभी किसी ने सोचा है कि थर्ड जेंडर को अडॉप्ट करें, उनके साथ में एज अ गार्जियन वो खड़े हो सके, उन्हें वो परिवार का प्यार दे सके जिनके वो हकदार हैं। सोया, जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने अभिनेता अनिल कपूर की नायक फिल्म देखी है? अगर मुझे वो मौका दिया जाए तो मैं उसे जरूर साकार करना पसंद करूंगी। बिल्कुल, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि जैसे अनिल कपूर को नायक फिल्म में एक दिन का सीएम बनने का मौका दिया गया था, और आपको यदि ऐसा मौका मिलता है तो आप ऐसा कौन सा काम करना चाहेंगी, कौन सा ऐसा परिवर्तन करना चाहेंगे? देखिए, मैं इस सोसाइटी में अगर मुझे एक दिन का सीएम या मुझे एक दिन का पीएम बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले तो मार्जिनाइज लोगों के लिए काम करना चाहूंगी। देखिए, मेरे LGBTQI समुदाय के लिए और मेरी ट्रांस कम्युनिटी के लिए मैं सेकंड ओपिनियन रखूंगी, बट मैं जो वो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो वो मार्जिनाइज लोग हैं इस सोसाइटी में, जो वो फीमेल डोमेस्टिक लेडीज है, मैं उनके लिए कोशिश करूंगी काम करना। मैं उनके लाइफ में कुछ अच्छे बदलाव लाने की कोशिश करूंगी, कुछ ऐसी योजनाएं जो आज तक उस मार्जिनाइज्ड इंसान तक नहीं पहुंची है, उन्हें उन चीजों के पॉलिसीज लाने की कोशिश करूंगी। मैं उन लोगों को आगे लाने की कोशिश करूंगी जिनमें वो काबिलियत है कि हाँ, वो उसके काबिलियत के बेस पे ये 2 रुपए अपने पूरे जीवन के लिए कमा के खा सके, उसे वैसे योजनाएं और टेक्नोलॉजीज की उपलब्धि करा के दूंगी जिससे वो कहीं लोगों के पास हाथ फैला के ना काम मांग सके। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात होगी। और पॉलिटिशियंस जब भी आते हैं वो लोग बोलते हैं कि हम बिजली देंगे, हम राशन देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे, पर किसी ने उन्हें डेली अर्निंग इनकम की अच्छी योजनाएं देने की बात नहीं की। अच्छा, स्मॉल स्केल वर्क अपॉर्चुनिटीज देना लोगों के लिए जरूरी है। आज अगर मैं ट्रांस हूँ, मेरे में फोटोग्राफी की कला है, अगर मुझे फोटोग्राफी रिलेटेड असाइनमेंट्स बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी से या कोई ऑफिस से रेगुलर में अपडेटेड है, जहाँ पे मेरा रेगुलर अपडेटेशन है, हाँ चलो आज मैंने एक कॉर्पोरेट में काम किया, मैंने कल दूसरे कॉर्पोरेट में, रेगुलर मेरे पास काम मिल रहा है, तो मैं लोकल ट्रेन में नहीं मांगने चाहूंगी, मैं मेरे असाइनमेंट्स पे रेगुलर काम करूंगी, राइट, जहाँ से मेरे को मंथली इनकम मेरे अकाउंट में आ रहा है। तो ऐसे ही मेरे जैसे भी कुछ लोग हैं मेरे कम्युनिटी में, और अन्य लोग भी हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ाई किए हुए हैं, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, बट उनको उनके नॉलेज के हिसाब से उन्हें काम देना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। यदि आप में एलिजिबिलिटी है, यदि आप में वो कुछ अलग करने की यदि क्षमता है और लड़ने की और अपने सपने को पूरा करने की यदि आप में ललक है, सामने वाला यदि आपको रोजगार नहीं दे रहा है, फिर भी यदि आप मेहनत करते हैं, तो कितना दिन सामने वाला मना करेगा? कभी ना कभी तो झुकेगा ही। जैसा आपने अपनी लाइफ में संघर्ष करके, कभी आपने सोचा था कि आप एक
भारत की सबसे पहली फोटो जर्नलिस्ट बनेंगे, नहीं ना, बट आपने मेहनत करके उस सपने को आपने साकार किया और बहुत से लोगों के लिए आज आप एक मिसाल हैं। जोया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। उम्मीद करती हूँ जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनका नजरिया जो है वो थर्ड जेंडर को लेकर के जरूर बदलेगा और हम कोशिश करेंगे कि जोया ने जो एक बहुत अच्छी बात और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो उन्होंने उठाया है कि क्या थर्ड जेंडर को किसी ने एडॉप्ट करने के बारे में सोचा है, तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत से लोग जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं वो इस मुद्दे पर सोचेंगे और अपना नजरिया बदलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जोया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये मौका दिया आपके इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का। शायद लोगों तक ये मेरा संदेश पहुंचे और अगर मेरे लक ने मुझे साथ दिया तो शायद कोई छत्तीसगढ़ से मुझे अडॉप्ट कर ले। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमारा किसी और का तो नहीं पता, बट हमारा अरपा रेडियो जो है वो आपका अपना खुद का परिवार है। आप उन्हें अपना एक परिवार ही समझ सकती हैं। बिल्कुल, हम आपका स्वागत करते हैं अपने प्रोग्राम में। कभी भी यदि आपको कभी ऐसा लगे, अपनी बातें, अपना मुद्दा यदि आपको हमारे माध्यम से उठाना है या फिर अपनी बातें रखनी है दुनिया के सामने, तो अरपा रेडियो आपके विचारों का और आपके कॉन्सेप्ट का हमेशा स्वागत करेगा, बिकॉज हम आपका ही परिवार हैं और आप हमारे परिवार का ही हिस्सा हैं। तो ऐसे ही प्रोग्राम सुनने के लिए सुनते रहिए अरपा रेडियो 90.8 FM। बाय बाय। अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा।